नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव की। इस मुद्दे पर बात इसलिए है क्योंकि 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में चुनाव प्रचार जोरों पर है क्योंकि मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। उपचुनाव वाले राज्यों में भी राजनीतिक दलों ने प्रचार और मतदाताओं से संपर्क के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उपचुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए चुनाव आयोग विभिन्न एजेंसियों के साथ निगरानी कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है और इसी का परिणाम है कि अब तक 650 करोड़ रुपए से अधिक का सामान और नकदी जब्त की जा चुकी है। इसमें अवैध नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातु यानी सोना चांदी आदि और मुफ्त बांटी जाने वाली उपहार वस्तुएं शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि यह कार्रवाई चुनावों में किसी भी तरह के लालच को रोकने और साफ सुथरे चुनाव कराने के लिए की जा रही है। इस बीच हाल ही में पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदाता सूची से नाम काटने पर नाराज भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर राज्य सरकार और पुलिस के रवैये की कड़ी आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताते हुए चुनाव आयोग को सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल बुलाने की अनुमति दी है। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा भी बेहद गंभीर है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात 5 राज्यों में निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की कार्रवाई की बात करेंगे। इसके पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डीके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। डीके दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। साथ ही हम बात करेंगे अक्षय राउत जी से, जो फॉर्मर डीजी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। अक्षय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार रासबिहारी जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति और राजनीतिक हिंसा पर किताब लिखी है। राज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत दुबे जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है और पश्चिम बंगाल के मालदा में जो कुछ हुआ, जिस तरह नाराज भीड़ ने न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया और सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने पड़ गई, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चुनाव आयोग का पहला काम है फ्री फ्लो चुनाव करवाना, क्योंकि डेमोक्रेसी की वो नींव है। डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता अगर फ्री चुनाव नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल के हालात हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा, आप सोचकर देखिए कि जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाना पड़ा। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जुडिशियल ऑफिसर एसआईआर पर काम कर रहे हैं। और उसके बाद उनको प्रेशर में लेने के उद्देश्य से, क्योंकि वहां सारा काम प्रेशर का खेल प्रेशर का है, उनको प्रेशर में लेने के उद्देश्य से उनको कॉन्फिस्केट किया जाता है, जिसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस भी रात के 2 बजे तक जागते हैं, स्टेट के चीफ जस्टिस 2 बजे तक जागते हैं। पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वेस्ट बंगाल की, उसको संपर्क किया जाता है और तब कहीं मुख्य सचिव के माध्यम से उनकी रिहाई हो पाती है। सुप्रीम कोर्ट को जब इस बात पर दूसरे दिन वो संज्ञान ले रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरे के पूरे स्टेट का मामला खराब है, लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी समस्या है। आपको याद होगा उस दिन कपिल सिब्बल साहब ने एक बात और कही थी कोर्ट से कि साहब आप कह तो रहे इसको ऑर्डर में मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ऑर्डर में लिखने का मतलब यह हो जाता है कि वेस्ट बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगाकर ही चुनाव किया जा सकता है। इसलिए इतना गंभीर मुद्दा हो गया था कि सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि मुझे मत समझाइए वहां कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं और मुझे सारा अंदाजा है कि वहां क्या क्या चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी और पूरी जुडिशियल सर्विसेज को वहां चुनाव में लगाना, यह भारत के इतिहास में पहली बार किसी स्टेट के चुनाव में हो रहा है और यह बड़ी दुखद घटना है। इससे ज्यादा दुखद घटना कुछ हो नहीं सकती। जी बिल्कुल डीके दुबे जी, जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, जिस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया के बीच न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया गया है, बंधक बनाया गया, अपने में सवाल खड़े करता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा अक्षय जी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर एसआईआर प्रक्रिया में कहीं बड़ी अड़चन नहीं आई है, तो सवाल एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में बार बार क्यों उठाया गया, क्यों विवाद खड़ा किया गया, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मैं
मनोज जी सही बात कहा है कि जो टाइटल है आपके प्रोग्राम की, एक जी तो है कि निष्पक्ष चुनाव, एक प्रलोभन मुक्त। जी दोनों का ऑब्जेक्टिव एक जगह में मिलता है, लेकिन ट्रैक अलग अलग हैं। और दुबे जी ने एकदम सही कहा कि ऐसे कभी इतिहास में नहीं हुआ था कि जुडिशियल ऑफिसर से इलेक्शन के काम में लग जाए। जी और जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की जो काम है, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के जो काम है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के जो काम है, वो खाली जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं बल्कि उसका जो अपील भी होगा उसके लिए भी अपीलेट भी जुडिशियल बेंच बना है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और ये मुझे लग रहा है कि देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, सबके अपने अपने दायरा में है। ये दायरा के बीच में इंटरलैपिंग या ओवरलैपिंग हो रहा है, ये बहुत बड़ी एक चीज है। आने वाले दिनों में इसका क्या परिणति होगा वो मुझे पता नहीं, और कहां कहां तक कौन किसके काम करना शुरू करेगा, ये बहुत एक चिंताजनक विषय है। जी और ये बात भी सही है कि एसआईआर का प्रकरण को लेके बाकी स्टेट में ऐसे नहीं हुआ। मोटा मोटी कुछ तो ऑब्जेक्शंस था, कुछ पीआईएल हुए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट में आए, लेकिन वो सेटल हो गए। लेकिन वेस्ट बंगाल कुछ अनोखा स्थिति है, और बाकी वेस्ट बंगाल में इलेक्टोरल वायलेंस के पहले भी इतिहास है, लेकिन उसके साथ एसआईआर जुड़ गया और वहां शायद जो लोगों को डिलीशन करना पड़ा, जो एसआईआर के मुख्य एक्चुअली एक फाउंडेशन है कि भाई जो लोग इलेक्शन रोल में नहीं रहना चाहिए उनको निकाल देना चाहिए, वही है। और जो रहना चाहिए उनको जरूर रखना चाहिए, आर्टिकल 326 में लिखा गया है। उसी हिसाब से कई नंबर, थोड़ा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या कुछ लोगों का एंटिसिपेशन था कि ये जितना नंबर है उससे थोड़ा ज्यादा हुआ है। अगर भी वो हुआ है तो उसका फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसका अपीलेट है, वो सब स्कीम है। ऐसे बात नहीं कि किसी को बिना सुनाए और बिना सुने कुछ आगे आगे जाके किसका नाम निकल जा सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया अगर शांतिपूर्ण तरीके से होगा तो समय पर भी खत्म हो पाएगा और सबको फायदा मिलेगा। लेकिन वहां कुछ माहौल अलग है। मुझे तो लग रहा है कि जैसे वहां माहौल ऐसा है कि ट्रेडिशन के हिसाब से इलेक्टोरल है, इसलिए इलेक्शन कमीशन जी जी बिल्कुल सिक्योरिटी फोर्सेस इलेक्शन बाद में भी रखने का प्रक्रिया क्या है। तो वेस्ट बंगाल में जो ओवरऑल माहौल है, चाहे पॉलिटिकल कारण से हो, चाहे लोगों की कंप्लेंट के काम से हो, या जो इलेक्शन कमीशन, तो मैं एक चीज मनोज याद दिला दूंगा, आज जो हुआ है मालदा में ये शुरुआत नहीं है, इसके बहुत दिन पहले सबको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राज्य सरकार और इलेक्शन के कमीशन के बीच में कंप्लीट डिस्ट्रस्ट है। वो बहुत पहले जब जुडिशियल ऑफिसर्स लगाया उसी टाइम में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एक है और एक राज्य सरकार है, उनका बीच में अगर कंप्लीट डिस्ट्रस्ट हो जाएगा फिर तो ऑलमोस्ट ऐसी स्थिति आ गया कि ब्रेकडाउन की स्थिति में। तो उसी के बाद तो जुडिशियल ऑफिसर या जुडिशियल बेंचेस लगाना शुरू हुआ। तो वेस्ट बंगाल का माहौल जो है वो माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, निष्पक्ष चुनाव के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोग प्रेशर में रहेंगे, ऑफिशियल्स प्रेशर में रहेंगे, पब्लिक फंक्शनरीज प्रेशर में रहेंगे, सिटीजन्स में प्रेशर में रहेंगे। जी यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की भीड़ अगर पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना सकती है तो किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव होगा, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुद टिप्पणी कर रहा है। चुनाव आयोग को कहा है केंद्रीय अर्धसैनिक बल बुलाइए, लगाइए और लोगों को निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान का अधिकार दीजिए। सही बात है कि जो राजनीतिक हिंसा का इतिहास है पश्चिम बंगाल का, जाहिर तौर पर है वो देश के सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़े ये अपने आप में एक मुद्दा है। राज बिहारी जी, जो राजनीतिक इतिहास है पश्चिम बंगाल का, जिसपे आपने काफी रिसर्च करके किताबें लिखी हैं, ये इस बार के सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया जाए, हिंसा राज्य में हो, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पश्चिम बंगाल की राजनीति पर पहली बार नहीं है। अगर हम केवल जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं, अगर हम तब से बात करें तो ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला पंचायत चुनाव हुआ था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। और अब तक जितने चुनाव हुए हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, सभी में हिंसा सुप्रीम कोर्ट तक गई है जी। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में तो लोकतंत्र है ही नहीं। ये टिप्पणी एक बार नहीं, कई बार आई है। दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव के लिए, तो जो आप आंकड़ा दे रहे हैं कि 650 करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, उसमें
करीब 400 करोड़ के आसपास तो राशि सिर्फ पश्चिम बंगाल में पकड़ी गई है जी। सबसे ज़्यादा शराब पश्चिम बंगाल में पकड़ी गई है, सबसे ज़्यादा ड्रग पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में कितने हथियार पकड़े गए हैं, कितने बम बरामद किए गए, ये अभी किसी रिकॉर्ड पे नहीं आया है जी। लेकिन वहाँ जो मीडिया में रिपोर्ट आई हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो बड़ी संख्या में वहाँ पर बम बरामद की है। रोज़ बम बरामद होते हैं, रोज़ हथियार बरामद हो रहे हैं, रोज़ लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात अभी नेशनल मीडिया में नहीं आई है कि आखिर वहाँ पश्चिम बंगाल में इतने हथियार क्यों लाए जा रहे हैं। जाहिर है कि निष्पक्ष चुनाव ना हो, जिसके पास में हथियार हो वो हथियार के बल पे वो बम धमाके करके चुनाव में अपना अधिकार जताए, लोगों को डराए धमकाए, उन्हें भगा दे। और ये पिछले चुनाव में भी हुआ है। अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही 150 लोग मारे गए थे, चुनाव के बाद और लोग मारे गए थे। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने जांच शुरू की और 50 से ज़्यादा चार्जशीट अभी तक सीबीआई दाखिल कर चुकी है जी। ये एक अच्छी बात है कि चुनाव आयोग या केंद्र सरकार के या सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए जाने के कारण अब अभी तक 4-5 हत्याएं की घटनाएं हुई हैं। लेकिन ये बड़ी चिंता की बात है कि पर्चा भरने के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे बीजेपी हो, चाहे वाम मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके उम्मीदवारों के खिलाफ नारेबाजी की और नारेबाजी हाथापाई में बदल गई। हिंसक जगह जगह हिंसक जो झड़पें हुई हैं। चुनाव आयोग ने कुछ जगह कार्रवाई की है। टीएमसी की एक नेता के उम्मीदवार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। कई जगह एफआईआर दर्ज हुई हैं। ये सिर्फ, और जो मालदा की घटना है उसमें भी एनआईए सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है, जिसमें 105 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और ये कोई पहली घटना नहीं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बीएलओ पे लगातार हमले हुए हैं। जो चुनाव प्रक्रिया में लोग शामिल हैं, जो अधिकारी शामिल हैं, उनके साथ में लगातार मारपीट हुई है। वहाँ पर पुलिस कर्मचारियों के साथ भी मारपीट हुई है। तो पश्चिम बंगाल में तो जिस तरह का माहौल है कि 2500 अर्धसैनिक बलों की 2500 कंपनियां लगाकर चुनाव आयोग कह तो रहा है हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, हम शांतिपूर्ण चुनाव कराएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। लेकिन उम्मीद की करनी चाहिए कि चुनाव आयोग जिस प्रकार की तैयारी कर रहा है, लोगों को निष्पक्ष चुनाव का मतदान का अधिकार मिलेगा। लेकिन डीके दुबे जी, मेरा सवाल आपसे है, एसआईआर की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आसाम में भी हो रहे हैं और केरल में भी हो रहे हैं। देश के दूसरे राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया चली है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि जितनी अड़चन और जितनी शिकायतें, कंप्लेंट और कानूनी अड़चन वहां से आई है पश्चिम बंगाल से, इतनी किसी दूसरे राज्य से नहीं आई। इसको लेकर तमाम टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। आप कैसे देखते हैं एसआईआर के मुद्दे को पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक बड़ा विवाद बनाने की कोशिश की गई है, क्या कहना है आपका? देखिए, पश्चिम बंगाल यूनिक स्थिति में इसलिए है क्योंकि उसका बॉर्डर सबसे बड़ा बांग्लादेश से लगता है और बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इन्फिल्ट्रेशन की है और वो सीए के दौरान आपने देखा वो लगातार चलता ही रहता है। तो बंगाल में जिस प्रकार से वोट बन गया है उन इन्फिल्ट्रेटर्स का, इसलिए एसआईआर वहां सबसे ज्यादा समस्या खड़ी कर रही। 60 लाख लोग संदिग्ध हैं। आप सोचो 60 लाख वोट अगर पड़ जाएगा किसी इन्फिल्ट्रेटर का या बाहरी लोगों का, तो प्रदेश में तो स्थिति ही बदल जाएगी। अब वहां पॉलिटिकल पार्टियां उसको अपना वोट बैंक मान रही हैं। वोट बैंक मानने का मतलब यह हो गया कि वो वोट नहीं पड़ेगा और वहां जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके आ गए हैं, सरकार अगर चेंज हो जाती है किसी तरह से तो उनको वापस जाना पड़ेगा। तो उनकी तो जियो या मरो की बात आ गई। तो वो तो पूरी हिंसा पर उतारू है कि किसी प्रकार से भी स्टेट जो है वो अहिंसक हो जाए और पूरे की पूरी चुनाव प्रक्रिया ही बदल जाए। कल भी सुप्रीम कोर्ट में आप सोचिए कि ये कहा सरकार ने वहां की कि साहब इंतरिम रूप से आप पुरानी वाली लिस्ट जारी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुरानी लिस्ट बिल्कुल जारी नहीं कर सकते, हमने 19 ट्रिब्यूनल बनाए हैं, 19 ट्रिब्यूनल में जुडिशियल ऑफिसर्स बिठाए जाएंगे, चीफ जस्टिस सीनियर बिठाए जाएंगे
और 3 जजेस की एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाएगी जो सीनियर चीफ जस्टिस की हो। लेकिन पुरानी लिस्ट को दोबारा पुनर्जीवित करने का कोई मतलब नहीं होता। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एसआईआर वहां कंप्लीट हो जाए। तो सरकार जो वहां की है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जो इन्फिल्ट्रेटर का वोट बन चुका था पहले, जो अभी डिलीट हो रहा है, वो दोबारा जीवित हो जाए ताकि 60 लाख के लगभग वोट उसको मिल जाए। और 60 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है सर, क्योंकि अब इस समय जो चुनाव की स्थिति है वो कट टू कट है वहां पर जी। और ऐसी स्थिति में जो वहां सरवाइव करना चाहता है, जैसे मुर्शिदाबाद का एरिया है, आप सोचो वो लगा हुआ है, उसमें इन्फिल्ट्रेशन बहुत भयंकर है और वहां घटनाएं भी सबसे ज्यादा होती। अब सरकार वहां की उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, उसको लगता है ये मेरा वोट बैंक है। अच्छा, इन्हीं सरकारों के टाइम पर वो इन्फिल्ट्रेट किए हैं तो उनको लगता है कि ये ही मेरे जन्मदाता हैं जो भारत में हमको टिका सकते हैं, अदरवाइज सरकार बदलने का मतलब होगा कि हमको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में बंगाल का हिंसक होना, सरकार का प्रोटेक्शन मांगना या सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट हर रोज चले आना और वहां जुडिशियल ऑफिसर्स को प्रेशर में लेना, चुनाव आयोग को प्रेशर में लेना, आप सोच सकते हैं कि इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग का महाभियोग आया। पहली बार ऐसा होता है कि महाभियोग मांगा गया चुनाव आयोग को, किस बात पर? जबकि मशीनरी तो राज्य की ही होती है, चुनाव आयोग तो केवल इंस्ट्रक्शन जारी करता है, मशीनरी राज्य की होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को वहां के मुख्य सचिव को कहना पड़ा कि आप इनको मशीनरी दीजिए, और मुख्य सचिव ने जब ऐसा नहीं किया तो चुनाव आयोग को अभी मुख्य सचिव हटाना पड़ा, डीजीपी हटाना पड़ा, गृह सचिव हटाना पड़ा, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव हल्के को इधर से उधर करना पड़ा और उस बात के लिए भी मुकदमेबाजी हाईकोर्ट में गई। तब हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी कि भैया फ्री फ्लो इलेक्शन करवाना ही उनका दायित्व बनता है। ऐसी परिस्थिति जो बाकी स्टेटों में फेरबदल हुए हैं और जो चुनाव आयोग ने डेटा दिया है वो डेटा ये बता रहा है कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तन चुनाव आयोग कर सकता है। और इसके अतिरिक्त एमएस गिल के मामले में और सुप्रीम कोर्ट 1977 में ये कह चुका था कि चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है कि वो फ्री चुनाव करवाए और इसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और राज्य के अंदर जो कुछ भी गड़बड़ है उसको सही करने के बाद ही चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल डीके दुबे जी। अक्षय राव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग और जो कानून है वो ये कहता है कि निष्पक्ष और जो लालच मुक्त, प्रलोभन मुक्त चुनाव हो उसकी व्यवस्था की जाए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि पांचों राज्यों में, उसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, तमिलनाडु नंबर 2 पर है। शराब की बात हो, नकदी की बात हो, सोने चांदी की बात हो या ड्रग्स की बात हो, सबसे ज्यादा जो पकड़ा गया है, जब्त किया गया है, पश्चिम बंगाल में किया गया है। उपहार की बात हो, ये जो प्रक्रिया है चुनाव को प्रभावित करने की, मतदाताओं को प्रलोभन देने की, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं उस बात पर आऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मैं पहले एसआईआर की बात थोड़ी सी खत्म कर दूं। जी देखिए, जो देश की लोकतंत्र है वो सबकी जिम्मेवारी है, पॉलिटिकल पार्टीज की है, लोगों का है, वोटर्स का है, इलेक्शन रेगुलेटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, कोर्ट्स का भी है। लेकिन बात जाके जब निष्पक्ष चुनाव की बात होता है, जैसे सही कहा गया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। और वो बोलता है, वो कतराता नहीं है, बोलता है कि हम ये करेंगे जरूर। इसीलिए डीजीपी चेंज किया, चीफ सेक्रेटरी चेंज किया और बड़े बड़े अफसर चेंज किया, काफी सारे कलेक्टर एसपी चेंज किया। जो भी करना है पड़ेंगे, लेकिन ठीक से करेंगे और उनका ये अधिकार है, पावर है, वो कर ही रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो करते ही रहेंगे। और कोर्ट डिसाइसिवली बहुत सारे दिनों से, बिहार के दिनों से ये बोल दिया है कि भाई ये जायज है, एसआईआर जायज है और लोगों का नाम का जो सही इलेक्टोरल करना वो जायज है। अब देखिए, जो डेमोक्रेसी उसका फाउंडेशन जो है वो है प्योर इलेक्टोरल रोल, और प्योर इलेक्टोरल रोल करने के लिए एसआईआर अगर मैकेनिज्म है उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। अभी वो दिन बहुत चला गया है, उसका एग्जामिनेशन हो चुका है और वो सही है, और उसको जो रोके वो खराब है। लेकिन उसके साथ कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों कह रहे हैं किसी का भी वोट के अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइज नहीं होना चाहिए, जिसके लिए प्रोसेस है। तो इसीलिए इस बात को तो छोड़ दीजिए, ये जो है सही तरह से होना चाहिए और उम्मीद है कि हो रहा है और इलेक्शन कमीशन इसको आगे बढ़ाएगा। दूसरा, आपने प्रलोभन की बात किया, मुझे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं ऐतिहासिक एक पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूं। आप देखिए, लास्ट 24 इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन बोला कि हम 4 चीज से जूझते हैं। क्या है? मसल, मनी, और है मिस इन्फॉर्मेशन, और है मॉडल कोड का वायलेशन। उसमें मौसम का जो बात है वो इंडिया से बहुत न्यूट्रलाइज हो गया था।
सिक्योरिटी फोर्स लगाने से, ईवीएम लगाने से। आपको याद होगा बिहार में हो क्या रहा था जी। कई दशकों के पहले, लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं है। तो एक विडंबना है, वेस्ट बंगाल में जो हो रहा है वो एक विडंबना है, एक एबेरेशन है, क्योंकि अदरवाइज मसल रिलेटेड वायलेंस एटलीस्ट इलेक्शन, इंडियन इलेक्शन से निकल के जा चुका है। पैसे वाला वायलेशन जरूर है, मनी जो है आपने 650 करोड़ का भी जिक्र हुआ, उसमें वेस्ट बंगाल नंबर 1 में है। ये भी एक बहुत चेंज है, क्योंकि मैं 2021 का इलेक्शन बोल रहा हूं, जो वही 5 इलेक्शन का था, उसमें 1000 करोड़ रुपए के सामान पकड़े गए थे। उसमें से सबसे टॉपर था तमिलनाडु, और तमिलनाडु का ये जो पैसे वाले मामला में, जैसे नॉर्थ इंडिया में पंजाब में ज्यादा होता है और वहां साउथ इंडिया में तमिलनाडु में होता है, लेकिन इसमें वेस्ट बंगाल है। मैंने जो तमिलनाडु की ट्रेडिशनली, क्योंकि जो 1000 करोड़ पकड़े गए थे लास्ट बार, करीब करीब आधा तमिलनाडु में था, बाकी सब जगह में मिलकर था। अभी लेकिन क्यों वेस्ट बंगाल में ये मायने रखता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में क्यों 650 करोड़ से करीब करीब 370-80 करोड़ का, और अभी तो इलेक्शन बाकी है फिर जी, और भी कई दिन बाकी बिल्कुल है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में तो जी, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में तो, जी जी बताइए। मैं बोल रहा हूं जो टीम्स हैं, जो 5200 टीम है स्टैटिक सर्वेलेंस, और मूविंग टीम 5200 है, वो बस पकड़ने में व्यस्त हैं। और भी मुझे लग रहा है कि शायद लास्ट ईयर के रिकॉर्ड, लास्ट 21 का रिकॉर्ड तो पारी हो जाएगा, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल में खास करके ज्यादा हो रहा है। ये मुझे ताजुब है, क्योंकि जैसे केरला में मान लो इस तरह का एक इलेक्शन का माहौल बनता है, लेकिन वहां पैसा नहीं चलता है, बाकी कुछ चल सकता है, लेकिन वो आप वहां पकड़ने बड़ा बदलाव है अक्षय राव जी, बड़ा बदलाव है ये, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा, इसके लिए सुर्खियों में रहता था, लेकिन अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव एक शुरुआती उसमें है, प्रचार शुरू हुआ है, जोर पकड़ेगा भी आने वाले समय में, लेकिन उससे पहले ही पैसे, नकदी जब्त करने के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है, यानी तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया। 55 करोड़ रुपए की शराब पकड़ी जा चुकी है, 21 लाख लीटर से ज्यादा शराब, और साथ में 39 करोड़ रुपए की कीमत की सोने चांदी, यानी कह सकते हैं दूसरी धातु जो होती हैं, कीमती धातु, उसको जब्त किया है जो एजेंसी है उन्होंने। लेकिन रासबिहारी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इस मुद्दे को, क्योंकि जिस प्रकार का पश्चिम बंगाल की बात हम इसलिए कर रहे हैं, पांचों राज्यों की तुलना में एक ट्रेंड बदल रहा है। आपने बताया कि वहां पर हथियार भी हैं, बम भी चले हैं पहले चुनावों में, और इस बार हिंसा तो दूसरे रूप में उभर के सामने आ रही है, लेकिन पैसा, शराब, इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश पश्चिम बंगाल में क्यों? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में एक ऐसा माफिया तंत्र है, चाहे वो ठेकों से जुड़ा हो, चाहे वो वसूली का हो, क्योंकि वहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है अलग अलग जिलों में, जैसे अगर आप बर्धमान ले लेंगे या बीरभूम ले लेंगे तो वहाँ पर नदियों से रेत निकालने का, माइनिंग का, और जो पश्चिम बंगाल में जो 8 जिले हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं, वहाँ पर सभी तरह की तस्करी होती है, यानी एक तंत्र विकसित है। अब उस तंत्र को पालने के लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है। तो ये तंत्र पूरा का पूरा सत्तारूढ़ दल के हित में काम करता है, कि लोगों को धमकाने का काम हो, लोगों को इकट्ठा करने का काम हो, किसी को ठेका दे दिलाने का काम हो, क्योंकि वहाँ पर अगर व्यापार है तो वहाँ पर वसूली भी है, वहाँ पर अगर उद्योग है तो वहाँ रंगदारी भी है, और वहाँ पर ऐसा एक तंत्र बना हुआ है कि अगर आप कोई चाय की दुकान भी चलाते हो, चाहे 5 स्टार होटल चलाते हैं, आपको सत्तारूढ़ दल से जुड़े गुंडों को रंगदारी देनी ही पड़ेगी। अगर आपने नहीं दी तो आप चाय की दुकान भी नहीं चला सकते वहाँ पर। मतलब बड़े होटल की तो बात ही छोड़ दी है। पिछले दिनों एक घटना हुई थी कि एक बीजेपी से जुड़े एक व्यक्ति ने, उनसे जब वो रंगदारी मना कर दिया तो उसके होटल की खिड़कियां तोड़ दी गई और पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। तो ये वहाँ पर आम तौर पे है, क्योंकि अगर आपको इस तरह के लोग पालने हैं तो खर्चा भी करना पड़ता है, और वही लोग खर्चा भी आपका इकट्ठा करते पड़ते, चाहे वो मछली पालने का धंधा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का धंधा हो, चाहे वो मजदूर सप्लाई करने का धंधा हो, चाहे वो टैक्सी का धंधा हो, आप कोई भी हो, तो उसके लिए तंत्र को वहाँ विकसित किया गया, जो ये पहले भी था। जैसी सत्ता बदली वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीएमसी में आ गए। संदेश खाली की घटना अगर आप देखें तो वो भी उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये सब चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका है।
ये जो पैसा बरामद हो रहा है, इससे हथियार खरीदे जाते हैं, इससे बम बनवाए जाते हैं, इससे शराब वहाँ पर वितरित की जाती है मतदाताओं में। और ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे तो जो उत्तर बंगाल का क्षेत्र है या जो दक्षिण बंगाल का क्षेत्र है, ये अगर आप देखेंगे तो कोलकाता के आसपास और जो शहर हैं, चाहे वो हुगली हो चाहे हावड़ा हो, वहाँ भी बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस बार सुरक्षा के इंतजाम किए कि चुनाव की घोषणा से पहले ही वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज लगा दिए गए, पुलिस को भी चेतावनी दी गई, चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई की। लगभग अगर देखेंगे आप तो 1500 से ज़्यादा सरकारी अफसरों की वहाँ पर तबादले किए जा सके। बड़ी संख्या में लोगों को अब जब चुनाव होता है तो एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों को पर्यवेक्षक तौर पे भेजा ही जाता है, चुनाव ड्यूटी पे भेजा ही जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको भी मुद्दा बना दिया। उन्होंने कल ही कहा कि पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु में अफसर इसलिए भेजे गए हैं ताकि वो लोग स्टालिन और कांग्रेस के पक्ष में काम कर सकें। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कांग्रेस से और डीएमके से मिली भगत है, यानी कि वो इंडिया ब्लॉक के ही लोगों पर इस तरह के आरोप लगा रही है कि आरोप लगाने में ममता बनर्जी मुझे लगता है किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने जैसे वो बंगाल में आरोप लगा रही हैं कि वाम और कांग्रेस और जो उनके पार्टी से बगावत करके लोग गए वो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त स्थिति हो गई है उसमें ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ 15 साल की तो सत्ता विरोधी लहर है ही, लेकिन साथ ही साथ उनके लोग भी जो बड़ी संख्या में बगावत कर रहे हैं। खास तौर पर जो उनका मुस्लिम वोट है जो पिछले 15 साल में 10-12% बढ़ गया, कि पहले 25% था, फिर 27% हुआ, फिर 30% हुआ, 35% मुस्लिम वोट हो गया। बिल्कुल, तो उसमें भी उनको अपना बंटवारा लग रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राज जी जो राजनीतिक समीकरण है, जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारा मुद्दा है निष्पक्ष चुनाव का, प्रलोभन मुक्त चुनाव का, क्योंकि चुनाव आयोग ये चाहता है कि देश के मतदाता को निष्पक्ष होकर चुनाव में भाग लेने का, अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए, सुरक्षित अधिकार मिलना चाहिए। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। डीके दुबे जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अक्षय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रासबिहारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।